लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में अपन क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और मेंडल का जो वर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो जेनेटिक्स में उसने काम किया है। फिर जो उसने प्रिंसिपल दिए मेंडल ने, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पेडिग्री। तो जो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जेनेटिक डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो मेनली जेनेटिक्स में क्या आता है, इनहेरिटेंस भी आता है, और जो वेरिएशन होती है, जो पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन के बीच में जो वेरिएशन होती है, उसके बारे में भी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो दोनों चीज़ आती है जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इज ए प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो करेक्टर जो पास होते हैं उसे कहते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी को, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता है करेक्टर का पास होना। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी भी इसी को कहते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो जेनेटिक्स में दो चीज़ें, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। इनहेरिटेंस होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर पास होते हैं, और जो वेरिएशन होती है वो भी जेनेटिक्स में आती है। तो ये दोनों चीज़ मिलके अपन क्या देखेंगे, जेनेटिक्स। तो मेनली क्या होता है इसमें, जो वेरिएशन होती है, ये वाइल्ड पॉपुलेशन में नेचुरली प्रेजेंट थी, प्लांट और एनिमल में कई सालों से प्रेजेंट थी। तो अपन ने क्या किया, जो वेरिएशन थी उनमें से अपन ने जो अपने को पसंद थी चीज़ें उसको सिलेक्टिवली ब्रीड किया। जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पसंद है जो सब कुछ की जगह, मतलब जो सिलेक्टिवली है उसको अपन ने ब्रीड किया। और सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस डिज़ायरेबल करेक्टर, जो अपने को पसंद थे डिज़ायर उसके अकॉर्डिंग अपन ने ब्रीड किए। तो ये जेनेटिक्स की वजह से हुआ। तो ये मेनली जेनेटिक्स का जो फ़ायदा है ये है कि वो अपन सिलेक्टिवली ब्रीड कर सकते हैं कुछ भी। जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्टर वाइल्ड काउज। तो जो अपन वाइल्ड काउज होते हैं उसमें सेलेक्ट किया, वी हैव ऑल नॉन इंडियन ब्रीड्स शाहीवाल काउ इन पंजाब। तो शाहीवाल जो काउ है वो अपन ने, जो वाइल्ड काउ थी उस ब्रीड से अपन ने सेलेक्टिवली सेलेक्ट किया और एक नई ब्रीड बनाई शाहीवाल काउ, वो होते पंजाब में। तो अपन का जेनेटिक्स का जो रोल होता है ये मेनली क्या, अपने को पता लगा कि सिलेक्टिवली अपन ब्रीड कैसे कर सकते हैं। अपने को पता है कि जो ये एंसेस्टर थे अपने, उनको भी पता था कि इनहेरिटेंस होती है और करेक्टर और वेरिएशन भी होती है। जो करेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है करेक्टर की, दे हैड लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द फिनोमिना। उन्हें साइंटिफिक का नहीं पता था। जब मेंडल आया 1800 के बाद, तो उसने स्टार्ट किया थोड़ा सा स्टडी करना साइंटिफिकली कि कैसे करेक्टर पास होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो पहले से पता तो था पर साइंटिफिकली नहीं पता था। तो जो मेंडल था उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो मेंडल के बारे में ये पता करते हैं कि वो कहाँ पे पैदा हुआ, करता क्या था, फिर उसने कौन कौन सी स्टडी की। मेंडल वाज ए ऑस्ट्रियन मॉन्क बोर्न इन 1822। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1822 में बॉर्न हुआ 19th सेंचुरी में। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फर्स्ट जेनेटिक्स था, कौन था? मेंडल था। उसे कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। याद रखना, जो विलियम बेटसन था वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। मॉडर्न जेनेटिक का अलग नाम है। तो जेनेटिक टर्म भी किसने दी? बेटसन ने दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल है पर टर्म किसने दी थी? बेटसन ने। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल है पर टर्म किसने दी थी? बेटसन दी थी। जेनेटिक और मॉडर्न जेनेटिक बेटसन को कहते हैं। और जो मेंडल था, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। तो उसने किस पे काम किया था? गार्डन पी पाइसम सेटिवम में। तो उसने जो पी होता है, बटर होता है, उस पर काम किया था। उसे कहते हैं पाइसम सेटिवम। फॉर 7 ईयर 1856 से लेके 1863 तक उसने काम किया था। 7 साल काम किया। प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसने मेनली 7 साल काम किया 1856 से 1863 तक, और उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाए। तो उसकी जो स्टडी है अपन पूरी पढ़ेंगे। During Mendel investigation, inheritance pattern, it was the first time that statistically analysis and mathematical logic were applied to the problem in biology. तो उसने मैथमेटिकली बताया थोड़ा, जो बायोलॉजी है ये तो इनहेरिटेंस होना, पर उसने थोड़ा सा मैथमेट का यूज़ किया, बताया कैसे जीन ट्रांसफर करते हैं। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा सा उसने अप्रोच लगाई। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. तो इसका जो कलेक्शन थी उसकी बहुत ज़्यादा थी, सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा था। तो कई करेक्टर पे उसने काम किया, कई सारे उसने ब्रीड किए प्लांट। तो उससे क्या हुआ, जो ज़्यादा करेगा, सैम्पल साइज ज़्यादा आएगा, तो उसमें क्रेडिबिलिटी, जो आंसर आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, वो भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो इसके टेस्ट के रिजल्ट थोड़े अच्छे इसलिए भी थे क्योंकि उसने काफ़ी प्लांट्स में इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रीड में उसको यूज़ किया।
Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as two opposite trait. तो मेनली जो करेक्टर थे पी में उसने 7 करेक्टर देखे थे, 7 पेयर। तो उसने क्या देखा, जो करेक्टर देखे, मान लो हाइट का करेक्टर है, हाइट में टॉल भी होएगा, ड्वार्फ भी होएगा, तो कलर है ब्लैक एंड वाइट भी होएगा। तो ऐसे उसने अलग अलग 7 पेयर ऑफ करेक्टर देखे, मतलब कि करेक्टर 7 हैं, उनके पेयर होते हैं, आइदर ये आइदर वो। तो उसने जो 7 करेक्टर क्या क्या देखे थे मेनली, उसने जैसे सीड का शेप देखा था, राउंड है, टिंकल्ड है। कलर देखा था सीड का, येलो है, ग्रीन है। फ्लावर का कलर देखा था, पोड का कलर देखा, पोड के जो शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर हाइट, स्टेम हाइट। तो उसने अलग अलग 7 करेक्टर देखे थे। उसने क्या देखा था, स्टेम हाइट में टवाल और ड्वार्फ हो सकते हैं, फ्लावर कलर में वॉयलेट और वाइट हो सकता है, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल हो सकता है, पोड शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पोड का कलर देखा था ग्रीन और येलो, सीड की शेप देखी थी राउंड और रिंकल, सीड का कलर देखा था येलो या ग्रीन। तो उसने 2 सीड पे काम किया, पॉड पे काम किया, फ्लावर देखा और स्टेम की हाइट देखी। तो फ्लावर, पॉड, स्टेम और सीड पे देखा उसने करेक्टर 7। तो वो 7 पेयर बन गए। जैसे टाल और डार्क करेक्टर एक है पर ये 2 बन गए हैं, येलो और ग्रीन सीड हो सकते हैं। Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several tube breeding pea line। तो ये ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग ये होता है जो मान लो टाउल ही टाउल प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे, ठीक है, और ड्वार्फ भी ड्वार्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं, पेरेंट भी ड्वार्फ है, उसके बच्चे भी सेकंड जनरेशन ड्वार्फ है, सारे ड्वार्फ होते जा रहे हैं अपने आप ही पोलिनेट होके। उसने क्या किया, टॉल को ड्वार्फ के साथ पोलिनेट कराया, तो मिक्सचर हो गया टाल और ड्वार्फ का। फिर देखा उसने आगे ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं, जो उनके बच्चे होंगे उनमें क्या होएगा, टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया क्रॉस पोलिनेशन करके। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रू जो ब्रीडिंग होती है, ट्रू लाइन होती है, उसमें तो क्या होता है, एक ही सेल्फ पॉलिनेशन में ड्वार्फ का ड्वार्फ होएगा, टोल का टोल होएगा। शो द स्टेबल स्ट्रेट इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो सेम ही ट्रेट ड्वार्फ 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 सारे जनरेशन में ड्वार्फ पे चलता रहेगा, टाल टॉल 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 सब में चलता रहेगा। तो उसने टॉल और ड्वार्फ दोनों को मिक्स किया क्रॉस पॉलिनेशन की। Benden selected 14 two breeding pea plant varieties as pair which are similar except one character with contrasting trait। तो उसने क्या किया, ऐसे प्लांट ढूंढे जो बाकी दोनों प्लांटों में सब कुछ सेम है, बस एक ही करेक्टर का वेरिएशन है। उसने क्या किया, ऐसे प्लांट लिए जैसे किसी का फ्लावर दोनों का सेम है, उसके फ्लावर की शेप भी सेम है, सीड का कलर, सीड की शेप दोनों में सेम है, बस उनकी हाइट में डिफरेंट था। तो उन्होंने क्या किया, उसने 2 प्लांट अलग अलग लिए जिसमें बाकी करेक्टर सेम, बस एक ही करेक्टर का फर्क है, उसी करेक्टर की स्टडी की उसने। जैसे रिंकल सीड आर प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्टार बिकॉज एब्सेंस ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। तो पी में रिंकल सीड होते हैं क्योंकि ब्रांच एब्सेंट होता है, एक एंजाइम में ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होता है, वही क्या करता है, स्टार्च बनाता है जिससे रिंकलिंग आती है। तो उसने एक एक करेक्टर की स्टडी की। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल है जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया कैरिड बाय मंडल व्हेन ही ग्रो टॉल एंड ड्वार्फ पी टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या होता है, उसने जब टॉल और ड्वार्फ को दोनों को वो किया, क्रॉस पोलिनेट किया, तब पता लगा। ये क्या हुआ उसमें, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड। ही फाउंड दैट F1 always resemble either one of the parent, that the trait of the other plant was not seen in them। तो टॉल और ड्वार्फ को जब उसने देखा, या कि उसने राउंड और रिंकल्ड सील्ड को देखा, तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग हुए, बच्चे हुए, तो वो इधर तो टॉल हो या ड्वार्फ होए, या तो राउंड हो या रिंकल होए। तो उसने ये देखा कि 2 जीन आ गए पेरेंट के, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, पेरेंट से, दोनों में से एक ही जीन क्या शो करेगा, कुछ शो करेगा करेक्टर, या तो मेल का करेगा या फीमेल का करेगा, जिसके पास भी जो भी डोमिनेंट है। तो उसने क्या देखा, मेनली एक करेक्टर पकड़ा, और राउंड रिंकल हो गया, टॉल और ड्वार्फ हो गया, एक प्लांट वाल है और एक ड्वार्फ है, या एक राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, एक रिंकल्ड सीड है। तो जब ऑफस्प्रिंग देखी उसने, तो देखा एक पेरेंट का ही उसको जो करेक्टर दिखा, या तो टॉल दिखा या ड्वार्फ, या राउंड दिखा या रिंकल, तो एक ही पेरेंट का करेक्टर दिखा। तो उसे कहा वन जीन इनहेरिटेंस हो रही है। Tall or dwarf trait were identical to their parental type, did not show any blending। मतलब कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में नहीं आया, या तो टॉल होएगा या ड्वार्फ, बीच का नहीं होएगा, मिक्सचर नहीं बना, ब्लेंडिंग नहीं हुई। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ द बिटवीन हाइट। मतलब कि आइदर टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, बिटवीन हाइट के नहीं होंगे। तो एक ही जीन आता है, या तो मेल से आएगा या फीमेल पेरेंट से आएगा। बोथ द ट्रेट वर एक्सपर्ट इन द प्रोपोर्शन 3:1। तो ये क्या होता है, मेनली करेक्टर जो उसने देखे वो 3:1 में देखे। मतलब कि अगर
अपन उसके 4 ऑफस्प्रिंग होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो 4 में से 3 तो एक पेरेंट जैसे निकले और एक निकला दूसरे पेरेंट जैसा, तो 75% तो एक पेरेंट जैसे निकले। और एक देखा, उसने ये देखा कि जो 75% इसका मतलब वो डोमिनेंट कोई करेक्टर है, वो डोमिनेंट करेक्टर है, उसका कोई डोमिनेंट फैक्टर है या जीन है डोमिनेंट। तो उसने बाद में देखा, पहले ये देखा कि एक पेरेंट से दो दो जो मतलब मेल और फीमेल पेरेंट है, दोनों के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं अगर 4 हैं, तो उसमें से 3 क्या होंगे, एक पेरेंट जैसे होंगे, दूसरा क्या होएगा, जो होएगा अलग पेरेंट जैसा होएगा। तो 75/25%। Based on this observation, Mendel proposed that something was stably passed down unchanged from parent to offspring through the gamete or our successive generation। तो उसने देखा कि वही करेक्टर चलता जा रहा है, पर मिक्सचर हो रहा है मेल और फीमेल का। उसमें से क्या हो रहा है, मेनली जो डोमिनेंट होता है कोई भी एक पेरेंट का आएगा करेक्टर और दूसरे का कम आ रहा था, पर वो करेक्टर वही चलता जा रहा था। तो उसने देखा कि कोई गैमेट में कुछ एक ऐसी चीज है, उसने जैसे अपन को अब पता है कि जीन है वो, पर पहले मेंडल को नहीं पता था। उसने एक फैक्टर नाम दिया उसको जो पास होता जाता है, जो करेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो उसने एक फैक्टर नाम दिया कि पेरेंट से वो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है और जनरेशन में भी एक फैक्टर जा रहा है। ही कॉल्ड दिस एज ए फैक्टर। तो अपन को जीन को वो क्या कहता था, फैक्टर का। तो जो मेनली क्या बताया उसने कि एक फैक्टर है जो पास करता है और वही करेक्टर प्रोड्यूस करता है। और अपन तो अब क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या, जीन है। याद रखना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या, जीन है। नाउ डेज वी कॉल द जीन, जो फैक्टर को अपन जीन कहते हैं, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या जो है, मेनली इन जीन है। और जीन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं जो करेक्टर प्रोड्यूस करता है, जो पास होती रहती है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेट प्रोड्यूस करता है। जो अपने को अब पता लगा है, जो मेंडल ने 14 करेक्टर जो देखे थे, वो 4 क्रोमोजोम में, अलग अलग 4 क्रोमोजोम में प्रेजेंट थे। और ये जो अपन ने देखे 14 करेक्टर, ये अलग अलग 4 क्रोमोजोम में थे। जीन कंट्रोलिंग 7 करेक्टर आर लोकेटेड इन द 4 क्रोमोजोम्स। तो 4 अलग अलग क्रोमोजोम है, ये सातों पेयर ऑफ जीन थे। तो ये 7 कौन थे, स्टेम हाइट, फ्लावर का कलर और पोजीशन, पॉड का शेप और कलर, सीड का शेप और कलर, सीड और पॉड का शेप और कलर, फ्लावर का पोजीशन और कलर, और स्टेम की हाइट देखी थी। तो जीन होते हैं विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। तो याद रखना, जीन जो होते हैं पेरेंट्स के पास, अपन क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो अपने पास जैसे 2 क्रोमोसोम है, तो जीन में क्या होता है, मेनली जीन में भी 2 तरह के 2 करेक्टर होते हैं। मतलब कि जीन कैसा भी हो सकता है, कि प्रोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो वो टॉल भी बना सकता है, ड्वार्फ भी बना सकता है। तो उसके जो अल्टरनेट फॉर्म होती है टॉल और ड्वार्फ एक करेक्टर की, वो दोनों करेक्टर के जो फैक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं एलील कहते हैं। तो एक जीन के 2 एलील होते हैं, आइदर टॉल होएगा, ड्वार्फ होएगा, आइदर राउंड होएगा, रिंकल सील्ड होएगा, आइदर कलर पर्पल होएगा, दूसरा वाइट होएगा। तो इसके 2 जो होंगे अल्टरनेट फॉर्म होएगी फैक्टर की, उसे कहते हैं अपन एलील। तो याद रखें, एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो ये नॉर्मली 2 होती है। अभी जब मेंडल ने स्टडी की उसने सिर्फ 2 ही देखे, क्योंकि एक टॉल, या तो उसने टॉल देखा या ड्वार्फ देखा, या उसने कलर आइदर और मतलब उसने सिर्फ कॉन्ट्रास्ट 2 ही फैक्टर देखे। तो उसने कहा जो अलील होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उसने जो देखे, तो अपने को ये पता लगा कि सिर्फ आइदर डोमिनेंट होएगा या रिसेसिव होएगा, बीच का नहीं देखा। तो पर अलील का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि टॉल और ड्वार्फ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, आर नोन एज अलील। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। तो सेम जीन की अलग अलग फॉर्म है, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गई। तो ये अलील है, कैपिटल टी भी स्मॉल टी, एक ही करेक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को अलील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट टी, कैपिटल टी इज यूज फॉर टॉल ट्रेट, स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ। टी एंड टी आर द अलील ऑफ ईच अदर। तो टी और टी अपन ने अलील ही देखे हैं। और टॉल के लिए अपन ने कैपिटल टी रखा, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ऐसा नहीं रखा कि कैपिटल टी अपन ने रखा टॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए डी रखा। अगर ऐसा रखेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अपन ने टी ही नाम दिया दोनों को। हैंस पेयर ऑफ अलील फॉर ए हाइट वुड बी कैपिटल टी दोनों हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। तो पेयर ऑफ अलील कैसे भी हो सकते हैं, पेयर ऑफ अलील कैपिटल टी भी हो सकते हैं, टी और टी भी हो सकते हैं, और स्मॉल टी भी हो सकते हैं। मान लो अगर प्रोमिनेंट अलील अपना कैपिटल टी है, तो क्या होएगा, जो कैपिटल टी कैपिटल वो भी टॉल करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पेयर भी क्या करेगा, प्रोमिनेंट टी है, डोमिनेंट वाला टी है, अल्फाबेट जो कैपिटल टी है, तो इससे टॉल होएगा। स्मॉल टी पे कोई कैपिटल नहीं है, वो ड्वार्फ ही रहेंगे।
Mendel also proposed that true breeding, tall or dwarf P, variety of allelic pair of gene for height are identical homozygous, capital small t respectively. तो जो सेल्फ ब्रीडिंग करते हैं, जो सेल्फ पोलिनेशन करते रहते थे, ट्रू ब्रीडिंग वाले, जब क्रॉस पोलिनेशन नहीं करते तो ड्वार्फ के बच्चे क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उनमें जो एलील होता है उसमें सिर्फ स्मॉल स्मॉल ही थे, तो स्मॉल के स्मॉल ही ऑफस्प्रिंग में पास होते गए, कोई कैपिटल टी था ही नहीं, और जो कैपिटल टी वाले थे उसमें सिर्फ कैपिटल ही था, तो वो सारे ऑफस्प्रिंग भी क्या होते, कैपिटल टी। नॉर्मली क्या हुआ, जब सेल्फ पोलिनेशन हुई, कैपिटल टी थे, उनके जब गैमेट बना, एक से टी आया, कैपिटल टी आया, तो यहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग वापस से बना, उसमें कैपिटल टी रह गया। अगला पेरेंट भी अपन ने सेल्फ ब्रीडिंग में क्या हुआ, कैपिटल टी रखा, गैमेट बने कैपिटल टी के, जब इन्होंने मिक्स किया तब इसके बाद भी कैपिटल टी। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है, तो पूरी जनरेशन में कैपिटल टी रहता है सेल्फ पोलिनेशन में। जो ये टी और टी अपन बोल रहे हैं, फैक्टर बोल रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीनोटाइप करता है, जो अपन देख नहीं सकते, अंदर जो जीन है उसको कहते हैं जीनोटाइप, कैपिटल टी ऑफ द प्लांट। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल और ड्वार्फ क्या होता है, फिनोटाइप, जो अपन बाहर बोलते हैं, देख सकते हैं बाहर कैरेक्टर, फिनोटाइप होता है, जो अंदर जीन होता है, जो फिनोटाइप बना रहा है वो होता है जीनोटाइप। इन दिस केस टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रिसेसिव। तो कैपिटल टी अपन ने क्या देखा, कैपिटल टी होता है डोमिनेट होता है, टॉल बनाता है, और जो स्मॉल टी होता है रिसेसिव होता है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर करेक्टर ट्रेड पेयर होते हैं, उसने क्या देखा, राउंड रिंकल होंगे, पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, ऐसे उसने सब पेयर देखे, दो करेक्टर होते हैं, हर करेक्टर की दो अल्टरनेट फॉर्म होएगी, तो वो क्या होते हैं, अलील कंट्रोल करता है। तो जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है अलील होती है। इट इज़ कन्वीनियंट and logical to use capital and lower case of alphabetical symbol to remember the concept dominant recessive। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी करने से अपने को पता लग गया कि हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, या तो बड़ी हाइट होगी या छोटी हाइट होगी, पर हाइट के बारे में। अपन स्मॉल टी की जगह ड्वार्फ में डी यूज़ करेंगे तो अपने को समझ नहीं आएगी किस चीज़ की बात कर रहे हैं। डू नॉट यूज़ कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ। अगर डी अपन यूज़ करने लगे और टॉल के लिए टी करने लगे तो कन्फ्यूजन है, बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी और डी आर अलील्स ऑफ सेम जीन और कैरेक्टर। तो ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपन ने क्या किया, सेम ही अल्फ़ाबेट दिए ताकि याद करने में आसानी हो। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगस, टी और टी हो सकते हैं, स्मॉल टी होती है, इसे होमोजाइगस कहते हैं। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस, डिसिमिलर एज केस ऑफ हेट्रोजाइगस। Since that capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character height, एक character height को ही represent करें, it is a monohybrid that cross between capital T small t is a monohybrid case। मतलब कि अपन एक ही character को इन्वॉल्व किया, सिर्फ हाइट को ही देख रहे हैं, किसी कलर फ्लावर कलर को नहीं देख रहे, बस अपन हाइट पे फोकस कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। और मोनोहाइब्रिड में अपन ने क्या देखा, होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। From this observation, recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation। अपन ने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन होती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आई, एक तो पेरेंटल जनरेशन टॉल और ड्वार्फ, F1 जनरेशन में गएगा सारे टॉल होंगे, क्योंकि इसका जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी होमोजाइगस। F1 जनरेशन क्या बनेगी, स्मॉल टी, इसका टी आएगा, एक टी इसका आएगा, और एक टी यहाँ से आएगा, स्मॉल आएगा, तो ये क्या बन जाएगी, F1 जनरेशन टॉल बन जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अपन ने फ्यूज़ किया, तो क्या आएगा, अगर सेकंड जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसके बाद क्या होगा, एक गैमेट ऐसे बनेगा, एक गैमेट ऐसे बनेगा, इसका भी एक गैमेट ऐसे बनेगा, एक स्मॉल बनेगा। तो ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकते हैं, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकते हैं। अगर ये और ये फ्यूज़ करते हैं तो क्या हुआ, टी और टी, ये और ये फ्यूज़ करते हैं तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये फ्यूज़ करते हैं तो कैपिटल स्मॉल टी, ये और ये फ्यूज़ करते हैं स्मॉल टी। तो इससे क्या देखा, ये तीनों तो कैपिटल टी आ गया तीनों में, तो क्या हुआ, टॉल होए, ये क्या होगा, ड्वार्फ होएगा। तो अपन ने क्या देखा, फिनोटाइप तो क्या है, टॉल और ड्वार्फ 3:1। जीनोटाइप क्या है, 1:2, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक जैसे हैं, 2 दो हैं, ये एक ही है, 1:2:1। तो ये तो क्या है, जीनोटाइप 1:2, और ये क्या है, फिनोटाइप।
तो ऐसे निकालते हैं अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप जब अपन ने F2 जनरेशन देखी। तो जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट होता है वो भी एक्सप्रेस हो गया। अपन ने क्या देखा, जो रिसेसिव वाला ड्वार्फ है, ये तो F1 जनरेशन थी, F2 जनरेशन में ड्वार्फ आ गया, तो ये F2 जनरेशन है, पेरेंट के ऊपर थी। तो जो अपन ने क्या देखा, रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। तो जो क्या हुआ, F1 जनरेशन में तो टॉल ही टॉल थे, F2 जनरेशन में टॉल 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 एक ड्वार्फ आ गया जो यहाँ से आया था, और कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, वो सीधा पास करते रहते हैं जीन। वी कैन इन्फर दैट टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो अपन ने क्या देखा, जब यहाँ पे प्लांट होते हैं तो ये क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कम्बिनेशन बन जाता है अलग अलग। बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस दी एलील अदर पेरेंटल पेयर सेपरेट एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन एलील इज ट्रांसमिट टू द गैमेट। मतलब कि अगर मान लो ये पेरेंट है तो इसके जो गैमेट होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, ये मियोसिस के टाइम सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग एलील। तो ये सेपरेट होने की वजह से, सेग्रीगेट होने की वजह से ये कोई भी फ्यूज़ कर सकते हैं किसी के साथ भी, पर गैमेट में हमेशा एक ही एलील होएगा, याद रखना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट वन हाफ ऑफ देयर जीन इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है, जब पेरेंट होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या करता है, एक पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट बनाएगा, तो इधर या तो ये देगा या ये वाला देगा, तो या तो ऑफस्प्रिंग में ये जाएगा या ये जाएगा, ऐसे ऑफस्प्रिंग में या तो ये जाएगा या ये जाएगा, एक पेरेंट से हमेशा एक एलील जाएगा। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज a random process, so there is 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील। तो मैंने अभी बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर कैपिटल टी स्मॉल टी से करते हैं तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, गैमेट क्या अलग अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने के बाद ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो दोनों नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला गैमेट इन दोनों गैमेट में किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। ऐसे इस पेरेंट का भी यही होएगा, इस वाला गैमेट होएगा, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। ऐसे इसका भी यही है, ये तो इसके साथ फ्यूज करेगा या फिर इसके साथ फ्यूज करेगा। तो इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें अपन ने क्या देखा, जो गैमेट होते हैं वो किसी के साथ भी फ्यूज करते हैं, 50% चांसेस आइदर इसके और आइदर इसके। तो आइदर 50% इसके हैं या फिर 50% इसके हैं। सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज a random process so that there is 50% chance of gamete containing either allele has been verified by the result of crossing। तो 50% चांस होते हैं। In this way gamete of tall TT plant have the allele T and the gamete of the dwarf plant T have the allele T। तो अगर मान लो होमोजाइगस पेरेंट लेते हैं अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें तो क्या देखा अपन, गैमेट क्या होंगे, ऐसे होंगे ऐसे होंगे और स्मॉल टी, तो ये ऐसे फ्यूज़ करेगा या फिर ऐसे फ्यूज़ करेगा या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी और टी स्मॉल टी। तो एक पेरेंट का एक ही एलील जाएगा और दूसरे पेरेंट का दूसरा। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ गिवन कैरेक्टर। तो गैमेट होते हैं वो हमेशा एक ही एलील होते हैं, इधर कैपिटल होएगा स्मॉल होएगा, कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठे नहीं होंगे, तो एक प्योर फॉर्म होती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एलील, टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन और टी फ्रॉम द अदर पेरेंट से थ्रू द एग। तो एक अगर फ्लावर लेते हैं उसमें पोलन होता है, एक एलील आएगा, एग गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा उसमें भी एक एलील होएगा, यूनाइट करेंगे वो जाइगोट बनाएंगे। वन जो टी एलील होएगा एक गैमेट में और जो स्मॉल टी एलील होएगा वो दूसरे पेरेंट से आएगा। इन अदर वर्ड हाइब्रिड्स हैव टी टी। तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो टी टी था ये हाइब्रिड बन गया है। कहाँ से आया, एक पोलन से आया मान लो, एक एग से आया, तो ये क्या होगा, बाद में जो बनेगा ऑफस्प्रिंग वो हाइब्रिड बन जाएगा। इसमें दोनों होंगे, कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी, उसको कहते हैं हाइब्रिड। सिंस हाइब्रिड कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट्स आर का हेट्रोजाइगस। प्लांट हेट्रोजाइगस क्यों, उसमें दोनों एलील है, कैपिटल टी भी स्मॉल टी। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है कॉन्ट्रास्टिंग होता है, इधर ड्वार्फ का होता है एक और एक होता है टॉल के लिए होता है, तो दोनों एलील होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। इट वॉज डेवलप बाय ब्रिटिश जेनेटिशियन। पुनीत ने क्या किया था, जेनेटिस्ट था वो, उसने क्या किया था, एक स्क्वेयर बनाया था, उसको उसने कहा कि जो अपना ये जो ड्वार्फ प्लांट से गैमेट आते हैं और जो टॉल से आते हैं, उसने एक स्क्वेयर की फॉर्म में बताया कि वो कैसे फ्यूज़ करते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी को, ये जो हाइब्रिड बनेंगे उसके बाद क्या होएगा 3:1। उसने एक स्क्वेयर की फॉर्म में बताई, जो मैंने आपको ये बताई थी कि 3:1 ऐसे होती है, उसने बस एक स्क्वेयर बना के बताया पुनीत ने। तो स्क्वेयर किसने बताया, पुनीत ने। इट इज़ a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype offspring in a genetic cross।
तो उसने जो क्रॉस करवाया उसने बस एक स्क्वायर बनाया था अलग से। तो उसने क्या है, पॉसिबल गैमेट आर रिटर्न ऑन टू साइड यूजुअली ऑन द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। उसने बस एक रो और कॉलम में गैमेट को अलग अलग सेपरेट कर दिया, उसके बाद फ्यूज कर करके उसने बताया कि कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसने बस एक स्क्वायर बनाया था, बाकी सारा काम मेंडल ने कर चुका था। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। तो ये मेनली स्क्वायर में उसने बताया कि कैसे सारी प्रोबेबिलिटी आती है। एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो। उसने क्या देखा, जीनोटाइप क्या होता है, 1/4 आएगा कैपिटल टी का, 1/2 आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, 1/4 आएगा स्मॉल टी, मतलब कि 1:2:1, जो ये क्या है जीनोटाइप। और जो फिनोटाइप क्या है 3:1, ये है फिनोटाइप। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, बस उसने स्क्वायर फॉर्म में बताया था। उसने क्या देखा, एक होमोजाइगस रिसेसिव लिया, कैप स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का एक गैमेट बना, और होमोजाइगस रिसेसिव एक और जगह लिया, उसने भी स्मॉल डब्ल्यू दो गैमेट बन गए। फिर उसने क्या देखा, डोमिनेंट वाला दिया कैपिटल डब्ल्यू, उसने भी गैमेट दिए कैपिटल डब्ल्यू। फिर उसने क्या देखा, जो कैपिटल डब्ल्यू, एक डब्ल्यू इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल, एक गैमेट इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू। सारे फ्लावर कैसे बनेंगे, डोमिनेंट वाले। डोमिनेंट कैसा कलर था, वॉयलेट था। तो अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि जो फ्लावर अपने को पता नहीं था उसका भी पता लग गया अपने को, क्योंकि वो डोमिनेंट था, और वो डोमिनेंट जो था वो वायलेट कलर था। जो फिर उसने क्या किया, हेट्रोजाइगस लिया। हेट्रोजाइगस में भी क्या होता है, कलर वायलेट ही रहा, क्योंकि उसमें एक डोमिनेंट था। तो जब बने उसमें क्या बने, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बने, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू भी बने, स्मॉल डब्ल्यू भी बने। उसने कहा हाफ फ्लावर तो वायलेट हो गए, हाफ वाइट हो गए। इसमें क्या हुआ, 50% तो डोमिनेंट आ गए, 50% रिसेसिव आ गए। तो जो अननोन फ्लावर है वो उससे पता लगा हेट्रोजाइगस है। अगर मान लो सारे फ्लावर अपने के आ जाएं, एक ही जैसे कलर के आ जाए चारों के चारों, तो उससे पता लग जाता है जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वो कैसा है, होमोजाइगस। अगर मान लो रिसेसिव भी आ गया तो इसका मतलब वो डोमिनेंट वाला हेट्रोजाइगस था, उसमें रिसेसिव भी था। ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ डार्क वाज होमोजाइगस। स्मॉल टी है जो जीनोटाइप डार्क का होता है वो होमोजाइगस होता है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर तो द जेनेटिक जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी ही बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन। तो मेनली अपन बाहर से अगर मान लो कोई टोल है तो अपन या तो ये कहेंगे कैपिटल टी हो सकता है इसका जीनोटाइप, या कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो अपन ऐसे नहीं बता सकते कि देखते ही टाल प्लांट में क्या जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, कैपिटल टी दोनों होमोजाइगस। तो उसने क्या किया, उसने दोनों बार ब्रीड करा करा के देखे, तब जाके पता लगा कि हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, जैसे अपन ने इसमें देखा। बाय टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये अपन ने टेस्ट क्रॉस करवाया था कि होमोजाइगस रिसेसिव को इसके साथ कराया, होमो 2 बार कराया। तो अपन ने जब रिजल्ट देखा उसके बेसिस पे कहा कि ये क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। शोइंग ए डोमिनेंट फॉर्म फिनोटाइप और हुज जीनोटाइप इज डिटरमिन्ड इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव प्लांट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो इसमें क्या हुआ, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं की, रिसेसिव को रिसेसिव के साथ नहीं कराया। इसमें अपन ने एक प्लांट लिया जो टोल था, जो अपने को पता नहीं था होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, उसको अपन ने रिसेसिव के साथ किया, टोल को ड्वार्फ के साथ किया। तो ये क्या बन गया, क्रॉस। और ये मेनली क्या बन गया, सेल्फ क्रॉसिंग की जगह क्या बन गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन। और अपन ने ये देखा अगर मान लो सारे टोल हैं तो इसका मतलब वो होमोजाइगस था, अगर सारे टोल नहीं है तो वो हेट्रोजाइगस है। और ये क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन का टेस्ट था। द प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गन। तो टेस्ट जिसका करना था उसका अपन ने जीनोटाइप पता लगा लिया, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इफ ए हाइब्रिड प्रोजेनी इज क्रॉस्ड, हाइब्रिड जो होती है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील होते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड। अगर उनको क्रॉस किया विद होमोजाइगस रिसेसिव, अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, जो अपन ने अभी करके देखा था टेस्ट क्रॉस। अगर व्हेन इट इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस डोमिनेंट इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। आउट क्रॉस के हाइब्रिड है जो उसको किया कैपिटल टी कैपिटल के, ये कहते हैं आउट क्रॉस। डोमिनेंट के साथ अगर हाइब्रिड हेट्रोजाइगस करेंगे तो क्या आएगा, आउट क्रॉस। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर लिया, क्रॉसेस मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स। तो जो मेंडल ने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, उसने क्या देखा कि इनहेरिटेंस जो होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो कैसी होती है, वो होती है
उसने प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस से होती है जो इनहेरिटेंस होती है, वो सिखा उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी में से एक जना डोमिनेंट है। अगर मान लो कैपिटल टी डोमिनेंट, तो अगर मान लो हाइब्रिड भी होएगा, टी और स्मॉल टी भी होएगा, तो डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा, स्मॉल टी वाला छुप जाएगा जब तक वो दोनों स्मॉल नहीं हो जाते। तो उसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी टूट जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी में, और स्मॉल टी भी दो में टूट जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आगे जाएगा, गैमेट से कोई भी जा सकता है, कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है। सेग्रीगेशन उसने लॉ दिया। तो मेंडल के जो रिलेटेड लॉ हैं वो क्या है, हेरिडिटी से लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो उसने एलील की जगह क्या फैक्टर यूज किए थे, जीन की जगह फैक्टर किए थे यूज। फैक्टर अक्कर्स इन पेयर, तो एलील को उसने क्या किया था, फैक्टर। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये दो पेयर है। इन द डिसिमिलर पेयर, जैसे ये डिसिमिलर है, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट अदर रिसेसिव। तो कैपिटल टी डोमिनेट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो उसने क्या किया, डोमिनेंस में एक डोमिनेंट है दूसरा नहीं है, तो उसे रिसेसिव का। लॉ ऑफ डोमिनेट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए ऑनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जब उसने मान लो एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, मान लो सिर्फ हाइट को स्टडी किया या फ्लावर के कलर को, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसने F1 में क्या देखा और F2 में क्या देखा। उसने F1 में तो ये देखा कि एक जैसे प्लांट निकलते हैं जो F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में तो उसने क्या देखा कि एक तरह के प्लांट निकलेंगे, मतलब कि जो टॉल और ड्वार्फ है और होमोजाइगस है पहले, और उनको क्रॉस किया तो सिर्फ टॉल ही टॉल निकले, F1 जनरेशन में टॉल निकले। पर उसने जब मोनो हाइब्रिड को हेट्रोजाइगस वालों को किया क्रॉस, तो उसने देखा टॉल 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 ड्वार्फ भी आ गया, तो 3:1 में फिनोटाइप देखा उसने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मतलब कि गैमेट में कोई भी आ सकता है, कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। दो द पेरेंट कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फैक्टर एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। तो हमेशा याद रखना गैमेट में आइदर कुछ भी होएगा, एक ही होएगा एलील, या तो कैपिटल टी होएगा या स्मॉल टी होएगा, दोनों नहीं हो सकते। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट द गैमेट आर नेवर हाइब्रिड। तो याद रखना कभी भी टी और स्मॉल टी गैमेट भी नहीं हो सकती, या तो कैपिटल टी होएगा एक स्मॉल टी होएगा, एक ही होएगा। Of course, homozygous parents produce all gametes that are similar, while heterozygous produce two kind of gametes which are one allele with equal proportion। तो homozygous जो होते हैं उनके गैमेट तो कैपिटल टी एक जैसे होंगे। हेट्रोजाइगस के जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस में अलग अलग गैमेट आएंगे। वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एस्टैब्लिश्ड व्हेन टू हाइब्रिड आर क्रॉस। तो उसने जब हाइब्रिड को क्रॉस किए थे, तो उसने हाइब्रिड क्या होते हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस किया था, तब उसने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी देखा। तो ये स्मॉल टी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन हुई थी, गैमेट बने थे। अगर ये अलग अलग ना होते तो ये कभी नहीं आता, तो ये देखा सेग्रीगेशन हुआ। मेंडेलियन प्रिपरेशन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स में जो सेक्सुअली होते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस होती है, उन्हीं में एप्लीकेबल है, एसेक्सुअली में नहीं होती। एक्सेप्शन क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने तो डोमिनेंस का बता दिया। उसने जो स्टडी की थी उसमें सिर्फ उसने ये देखा कि या तो टाल होएगा ड्वार्फ होएगा, जो भी करेक्टर देखा उसमें कॉन्ट्रास्टिंग देखा, बीच का कुछ नहीं देखा। मान लो व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर है तो रेड या व्हाइट ही निकले बाकी ऑफस्प्रिंग में, तो कभी उसने ये नहीं देखा कि व्हाइट और रेड पिंक भी बना रहा है। तो उसके जो जीन थे उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बीच का भी कुछ आ रहा है। तो बाद में देखा गया कि जब रेड और व्हाइट को भी गया तो पिंक कलर के फ्लावर भी आए, उसे कहते हैं यहाँ पर डोमिनेंस का जो एक्सेप्शंस है। अब जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहती है। ये क्या होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट। मान लो हाइट को छोड़ दो, पोर्ट के कलर को छोड़ दो, पोर्ट की शेप को, सीट के जो उसने मेंडल ने किए थे उसके अलावा कोई और करेक्टर लो, इट वाज फाउंड दैट सम टाइम F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents which are in between the two। कई बार कैसे देखा, मान लो रेड कलर है और व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो आर और आर में से कुछ भी आएगा तो सारे रेड कलर के डोमिनेंट आने चाहिए थे, या फिर अगर डोमिनेंट व्हाइट होता तो डोमिनेंट सारे आने चाहिए थे। पर अपन ने पिंक फ्लावर देखा, पिंक किस वजह से आया, कैपिटल और आर ये दोनों मिक्स हो गए। पहले तो आर और आर कैपिटल थे होमोजाइगस से, बाद में अपन देखा जो आर और आर ये मिक्स हो गए। तो इसमें क्या है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर डिस्कवर्ड बाय करंस इन 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जुलप्पा। 4 o'clock प्लांट में मिराबिलिस जुलप्पा। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टूड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने स्नैपड्रैगन जो फ्लावर होता है उसमें देखा,
वो क्या कर जाता है, दोनों शो करते हैं अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी डोमिनेंस, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों की। याद रखना, ओकेजनली सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कई बार क्या होता है, एक ही जीन होता है जो वो क्या करता है, एक से ज़्यादा करेक्टर शो कर सकता है। मान लो हाइट का जीन है, वो और कुछ भी प्रोड्यूस करता है, शेप भी अलग कर सकता है किसी सीड की, तो एक ही जीन अलग अलग इफेक्ट दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज टू एलील बी और बी। Starch is synthesized effectively by BB homozygous, therefore large starch grain are produced। तो याद रखना, जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो भी लार्ज हो रहा है कैपिटल टी कैपिटल बी की वजह से, और जो स्टार्च सिंथेसिस हो रही है वो भी किस वजह से हो रही है, कैपिटल बी की वजह से हो रही है। इन कॉन्ट्रास्ट बी और बी जो होमोजाइगस होते हैं, लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च, तो बी और बी कैपिटल स्मॉल बी में टॉर्च कम प्रोड्यूस करेगा और स्मॉलर होएगी इसकी, तो स्टार्च भी कम हुआ और स्मॉलर भी हुई। तो क्या कर रहा है, एक ही जिन मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ शीट कैपिटल भी राउंड हो जाते हैं और स्मॉल बी रिंकल हो जाते हैं। तो जो लार्ज होते हैं कैपिटल बी वो राउंड बन जाते हैं, स्मॉल बी वाले जो स्टार्च सिंथेसाइज नहीं करते वो स्मॉलर और रिंकल हो जाते हैं। तो दो इफेक्ट आ गए, रिंकल भी आ गए, स्मॉल भी आ गए। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट अलील। पर अपन ने जब ये देखा कि कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें क्या देखा कि कैपिटल बी होता है, ये मेनली क्या प्रोड्यूस कर रहा है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल बी क्या कर रहा था, छोटे भी कर रहा था, रिंकल भी कर रहा था। कैपिटल बी लार्ज भी कर रहा था, राउंड भी कर रहा था। पर अपन ने जब मिक्स किया इनको, तब कैपिटल बी स्मॉल बी F1 जनरेशन में बना। तो ये जब बना F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी, तो अपन ने देखा राउंड बने सारे सीट। राउंड इसलिए बने क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेट कर गया। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेट, ये प्योर डोमिनेट जो मेंडल ने बताई थी। तो जो हेट्रोजाइगस होता है, एक ही तरह का अगर पेरेंट की तरह डोमिनेंट वाला शो करता है तो उसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइड। पर क्या देखा, राउंड तो हो गए जो मेंडल ने बताया था, पर स्मॉल बी का जो अपन ने ये देखा था कि वो लार्ज और स्मॉल सीड प्रोड्यूस कर रहा है स्टार्च की वजह से, उसमें अपन ने इंटरमीडिएट साइज देखा, उसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करी इसने। तो ये मिक्सचर था करेक्टर का। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट। अगर मान लो फिनोटाइप अपन साइज देखते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बन जाती है, अगर रिंकल और राउंड देखते हैं तो ये कंप्लीट डोमिनेंस बन जाती है जो मेंडल ने बताई थी। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट, इट इज ए इंफॉर्मेशन फॉर, इट डिपेंड्स अपॉन द एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट। तो ये जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डस ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो अगर मान लो एलील कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, एंजाइम बनाता है या स्टार्च बनाता है जो आगे फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है, वो इधर तो पूरा का पूरा एंजाइम बनाएगा या फिर स्टार्च बनाएगा, ताकि जो इफेक्ट होएगा वो अपना यूं का यूं शो कर जाएगा जैसे कि पेरेंट में किया था। या फिर क्या आएगा, जो रिसेसिव एलील होता है वो भी थोड़ा बहुत एंजाइम या थोड़ा बहुत जो स्टार्च ग्रेन बनाएगा, जिसके कारण क्या होएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल वाले भी। वी चूज एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। अपन ने ये भी देखा कि एक जीन से कई सारे फिनोटाइप हो सकते हैं। Here the genotype ratio were exactly as we expect in any Mendelian monohybrid cross। तो जीनोटाइप तो अपन ये देखा कि क्या हुआ, पहले जो F1 जनरेशन थी, जो अपन ने क्या देखा, मेंडल ने क्या बताया था, अगर मान लो कैपिटल बी और स्मॉल बी को अपन फ्यूज करते हैं, कैपिटल बी गैमेट बनेगा, स्मॉल बी गैमेट बनेगा। F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में ये हुआ कि सारे कैपिटल बी और स्मॉल बी बने, F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी बने। तो जो जीनोटाइप था वो तो सेम था, पर जब फिनोटाइप अपन ने देखा तब ये देखा कि लार्ज और स्मॉल के बीच के साइज का बना। तो फिनोटिपिकली तो डिफरेंट निकले पर वो जीनोटिपिकली सेम निकले। तो फिनोटाइप हैड चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो, फिनोटिपिकली डिफरेंट होगी 3:1। वट हैपेंड विद द आर आर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आर। अगर मान लो आर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है आर, दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर एज ए पिंक फ्रॉम आर रेड और वाइट। तो अपन ने जो स्नैपड्रैगन फ्लावर देखा था रेड और वाइट को, इसमें मिक्सचर क्या था, पिंक आ गए थे। अगर दोनों एलील मिक्स हो गए थे तो पिंक आ गए थे। ये इसलिए हुआ था क्योंकि थोड़ा सा जो रिसेसिव आर था वो भी कुछ अपना प्रोडक्ट रिलीज कर रहा था जो नॉर्मली दिख नहीं रहा था। जब वो कैपिटल आर के साथ मिक्स हुआ तो दोनों ने अपना अपना थोड़ा करेक्टर शो करा। एक्सप्लेनेशन क्या होती है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन डिप्लॉयड ऑर्गन देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। तो अपन ने क्या देखा, जीन की 2 कॉपी उसे एलील कहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर मान लो दूसरी जो
रिसेसिव एलील है, अगर वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं कर रही तो वो कम्प्लीटली रिसेसिव होगी, और दूसरे वाले एलील को अपन कम्प्लीटली डोमिनेंस कहेंगे। अगर रिसेसिव वाली थोड़ा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो मिक्सचर आएगा, बी और स्मॉल बी हेटेरोजाइगस मिक्सचर आएगा। तो ये अपन ने डोमिनेंस से पता लगाया। तो पेयर ऑफ एलील जो होते हैं जीन के, नाउ टू एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन द हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में तो अलग अलग होंगे एलील, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंज दैट इज अंडरगोन विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। तो क्या हुआ, कैपिटल टी में तो अपन रेड फ्लावर देखा, स्मॉल टी में अपन ने देखा मान लो व्हाइट फ्लावर। पर जब अपन ने हाइब्रिड देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो नया फ्लावर पिंक फ्लावर बन गया, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम। मान लो कोई एक एलील एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, देयर आर टू कॉपीज ऑफ द जीन, टू एलील। तो एक एंजाइम के दो एलील हैं, मान लो दो एलील क्या क्या है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, दो एलील है। ये भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एंजाइम कर रहा है। ये मान लो 90% एंजाइम कर रहा है, ये 10% कर रहा है। तो इनका जो हेटेरोजाइगस बनेगा, तो इसमें हेटेरोजाइगस 10% वाला भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो टोटल 90% भी आएगा। पर इफेक्ट कैसा आएगा, अलग ही आएगा, क्योंकि 90% वाले का थोड़ा सा इफेक्ट 10% का मिक्स हो जाएगा, तो दोनों तरह का इफेक्ट आएगा। तो नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ द जीन, टू एलीलिक फॉर्म होती है। लेट अस अज्यूम देयर आर नॉर्मल एलील प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। तो मान लो कैपिटल बी है, उसने कोई एंजाइम प्रोड्यूस किया, उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो अपने को बाहर दिख गया, हाइट का मान लो, टॉल हाइट का दिख गया, कलर का मान लो, तो एक एंजाइम ने जो भी बनाया वो अपन को दिख गया। थियोरेटिकली मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और लेस सफिशिएंट। तो अपन ने क्या देखा, तो उसका दूसरा एलील देखा, कैपिटल आर की जगह स्मॉल और देखा, उसमें अपन ने क्या देखा, वो कैपिटल आर की तरह ही बना रहा है, या फिर वो कम बना रहा है, या फिर बिल्कुल भी कोई फंक्शनल नहीं है, या फिर बिल्कुल नहीं बना रहा। तो अपन ने अलग अलग देखा उसको मॉडिफाई करके, दूसरा जो अल्टरनेट फॉर्म था एलील का। फर्स्ट केस में क्या हुआ, मॉडिफाइड एलील इज equivalent to unmodified allele, that it produce the same phenotype that result in the transformation substrate as such equivalent allele here are very common। तो अपन ने मान लो एक कैपिटल बी एलील दिखा, इसको मॉडिफाई कर दिया, और जो अपना नया एलील बना उसका भी जो एंजाइम है वो 100% प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये वाला 100% प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसका जो फिनोटाइप आएगा वो इसके जैसे ही आएगा, जब अपन कंबाइन करेंगे तो सेम फिनोटाइप आएगा। अगली बार में क्या किया, एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। अपन ने जो 100% फंक्शनल एंजाइम था, इसने 100% किया, पर वो फंक्शनल नहीं था, आगे फंक्शन शो नहीं कर पाया। तो अपन ने क्या देखा कि जो Y और Y वाले एलील थे वो B की तरह नहीं थे, वो B की तरह इसलिए नहीं थे क्योंकि वो आगे फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। फिनोटाइप ट्रेट विल बी डिपेंड ऑन द फंक्शनल ऑफ द अनमॉडिफाइड। तो फिनोटाइप जो होता है वो बाहर दिखता है, मान लो एंजाइम अगर फंक्शन होएगा तभी दिखेगा कोई फिनोटाइप। अनमॉडिफाइड एलील विच डिपेंड्स ओरिजिनल फिनोटाइप विद द डोमिनेंट एलील, मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव। तो अपन ने जो वैसे मान के चला कि इसको डोमिनेंट बोला, और जो मॉडिफाई करने के बाद रिसेसिव बोला। तो रिसेसिव का अपन ने ये देखा, अगर एंजाइम ही प्रोड्यूस करे डोमिनेंट के तो वो डोमिनेंट ही रहेगा। अगर मान लो फंक्शनल ही नहीं है तो वो डोमिनेंट की तरह हो नहीं सकता, क्योंकि इसका फिनोटाइप ही नहीं दिखेगा, तो उसे रिसेसिव का अपन ने। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme because no enzyme is produced। या तो नॉन फंक्शनल हो या कोई एंजाइम ही ना हो, एक ही बात है, और उसे अपन रिसेसिव कहेंगे। कोडोमिनेंस क्या होती है, मान लो एक आर एलील है और उसका छोटा एक आर एलील है, ये दो अल्टरनेट फॉर्म है, ये भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस, ये भी। जैसे कि एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, ए एक एंटीजन होता है, एक बी एंटीजन होता है, अगर दोनों मिक्स कर देते हैं ए और बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, तो ये कोडोमिनेंस होता है। एक गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसी दैट डिटरमिन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन 1। तो ये जो एबीओ जीन होती हैं क्रोमोसोम में, तो ये क्या करती है, ए एंटीजन बी एंटीजन अलग अलग बनाते हैं, दोनों मिक्स हो जाए ए जीन बी जीन, तो क्या करेगी, दोनों एंटीजन बनाएगी ए और बी, तो ये मिक्सचर होता है कोडोमिनेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस, दैट काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो जो जीन और शुगर होता है फ्यूकोज आरबीसी मेम्ब्रेन में, वो कंट्रोल कौन करता है, एंटीजन एक जीन बनाती है, वो कंट्रोल करता है। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन हैव 2 ऑफ द 3 जीन एलील। तो क्या होंगे, अपने पास 2 एलील होंगे। मान लो एक पेरेंट का एलील कैपिटल ए है, दूसरे पेरेंट का एलील भी कैपिटल ए है, तो जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का कैपिटल ए, कैपिटल पे जो मान लो फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। अगर मान लो ए और बी है तो ए और बी जीनोटाइप होएगा, ब्लड ग्रुपिंग ए बी हो जाएगी, ना कि ए होएगी या बी होएगी, दोनों होएगी, कोडोमिनेंस। एक का कैपिटल ए है, एक का है ही नहीं, तो क्या होगा, कैपिटल ए वाला शो करेगा, इसमें क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस शो कर दी।
एक कैपिटल बी एंटीजन है और एक ए है, ए भी बन जाएगा इसमें भी, तो ए भी ब्लड ग्रुप शो है। एक का बी है तो ये बी शो हो जाएगा। एक बी है, एक में है ही नहीं, तो डोमिनेंस आ जाएगी बी की। अगर दोनों ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ए और बी क्या होते हैं, कोडोमिनेंस। Since there are three different allele, there are six different combination of the three allele that are possible. Total six different genotype human B of ABA blood group and fourth phenotype are possible. तो अपन ने क्या देखा, जीनोटाइप तो अपन ने देखे 6 टाइप के, 1 2 3 4 5 6। तो अपन ने अलग अलग जीनोटाइप देखे 6 तरह के, और जो फिनोटाइप अपन ने देखे वो अलग अलग देखे, 1 2 3 4, 4 फिनोटाइप देखे अपन ने जीनोटाइप तो एक तो ये देखा, एक ये देखा, एक ये देखा, ये वाला सेम है, ये देखो दो कितने सेम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। एक ये देखा, पांचवा ये देखा, छठा ये देखा। फिनो और फिनोटाइप का एक ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है 3, ये वाला सेम है 4, 4 अपन ने क्या देखे, जीनोटाइप फिनोटाइप। एग्जाम्पल ऑफ एबीएल ब्लड ग्रुप आल्सो प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील का अच्छा एग्जाम्पल है, ए बी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता। तो देयर आर मोर देन 2 दैट इज 3 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर देखिए, ए बी, ए और बी 3 एलील देखे अपन ने। जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, तो अपन ने जो जीन देखा वो सेम लोकस पता है, डिफरेंट एक्सप्रेशन करता है, मल्टीपल एलील हो जाते हैं। अगर मान लो एक ही लोकस पे अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है, ए भी दिखा रहा है, बी भी दिखा रहा है, ओ भी दिखा रहा है, तो क्या है, उसके अलग अलग फॉर्म है, उसे कहते हैं अलील। तो इसकी कई सारे जीन की जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं अलील। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंस इन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। पर एक और जो ह्यूमन बींग है, कोई भी एक ऑर्गन है, उसमें तो सिर्फ क्या होगा, 2 ही एलील होंगे। ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें ह्यूमन बींग में हमेशा 2 ही पाते हैं। अपन अब देखते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या होता है, there are however instances where single gene can exhibit multiple phenotype expression, such a gene is called pleiotropic gene। एक ही जीन कई सारे अगर मान लो करेक्टर शो करे ह्यूमन बींग में, एक ही जीन, तो क्या कहते हैं उसे, प्लियोट्रोपिक जीन। अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इज मोस्ट केसेस इन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फिनोटाइप। तो ये मेनली मेटाबॉलिक पाथवे पे एक्ट करेगा, इसका जो एंजाइम होएगा जो जीन प्रोड्यूस करेगा वो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे पे एक्ट करेगा, तो अलग अलग फिनोटाइप आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनाइल कैटेगरी एक डिजीज होती है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो एक फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जीन प्रोड्यूस करता है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, तो खूब सारे करेक्टर के वो जो मेटाबॉलिज्म कर रहा था, खूब सारी मेटाबॉलिज्म वो सारी रुक जाएगी, जिसके कारण अलग अलग डिफेक्ट आएंगे अलग अलग जगह। तो सिंगल जीन म्यूटेशन थी। दिस मैनिफेस्ट फिनोटाइप एक्सप्रेशन लाइक मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन द हेयर, स्किन पिगमेंटेशन। तो जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एक ही एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, और वो कई सारे मेटाबॉलिज्म जैसे कि स्किन कलर का हो गया, जो हेयर हो गया उसके भी रिडक्शन हो जाती है, मेंटल, वो सारा एक ही एंजाइम कंट्रोल कर रहा था। थैंक यू।